फॉर्मूला 1 की ग्रैंड प्री जीतना एक बात है, फॉर्मूला 1 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना कुछ और ही बात है। बट दोनों में से कोई भी काम फरारी के साथ करना, ओ माय गॉड, कोई अलग ही फीलिंग है। शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि फरारी के अंदर 2007 के बाद, किमी रैikkonen के बाद कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप रहा नहीं है। जहां फरारी 2008 से आज 2023 तक 5 बार अपने टीम प्रिंसिपल चेंज कर चुके हैं, वहां रेडबुल से अगर कंपेयर करें तो रेडबुल ने खाली एक ही टीम प्रिंसिपल रखा है अपनी इंसेप्शन से, क्रिस्टियन हॉर्नर। पिछले हफ्ते फेडरिक वसर की पहली रेस हुई 2023 के सीजन की पहली बार एज अ फरारी टीम प्रिंसिपल, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम। उसके बाद चीजों को बद से बदतर बनाया फरारी के सीनियर टेक्निकल फिगर डेविड सैंचेज के रेजिग्नेशन ने। अब फरारी के सीईओ बेनेडिक्टो विग्ना के ऊपर क्वेश्चंस उठने लग गए हैं, और यह भी रूमर्ड है कि शार्ल लेक्लेर्क फरारी के प्रेसिडेंट जॉन एल्किन तक के पास पहुंच गए थे फॉर रीअश्योरेंस दैट देयर विल बी नो टेक्निकल ग्लिचेस इन फरारी अगेन। अब ये स्पेकुलेशन चालू हुए हैं कि रेसिंग डायरेक्टर लॉरेन मैकीज एंड चेसिस बॉस एनरिको कार्डिल भी फरारी के सिंकिंग शिप से कूदना चाहते हैं और अपने करियर के लिए नई टीमें ढूंढ रहे हैं। बट ऐसा क्यों है कि फरारी के इतने सीनियर लोग जिन्होंने फरारी को इतने सालों में बनाया, वो खुद फॉर्मूला 1 की बेस्ट टीम को छोड़ रहे हैं? खैर, टीम की एग्जैक्ट पॉलिटिक्स तो हमको नहीं पता, बट अगर फरारी को 2023 के अंदर एक वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो उसको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं क्या क्या। बहरीन ग्रांड प्री शुरू होने के पहले ही संडे को मॉर्निंग के अंदर फरारी को शार्ल लेक्लेर्क की गाड़ी में एक प्रॉब्लम दिखी। उन्होंने गाड़ी का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी स्टोरेज चेंज कर दिया, जो एसेंशियली गाड़ी की बैटरी होती है और जो MGU-H एंड MGU-K से एनर्जी गैदर करके मैनेज करती है। कोई भी टीम ऐसे 2 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी स्टोरेज यूज कर सकती है पूरे सीजन के अंदर, और शार्ल लेक्लेर्क ने ये दूसरा यूज कर भी लिया है। हेंस शार्ल लेक्लेर्क इसके लिए फ्यूचर के अंदर पेनल्टी तो पक्का ही ले रहे हैं। बट लेक्लेर्क के 39वें लैप पे बहरीन ग्रांड प्री में रुकना बिकॉज ऑफ अनडिस्क्लोज्ड पावर यूनिट फेलियर फरारी के नेवर एंडिंग इंजन रिलायबिलिटी इश्यूज को वापस दोहराता है, और ऐसा लगता है कि 2023 उनके 2022 के सीजन का एक्सटेंशन है। सीजन स्टार्ट होने के पहले फरारी की रिलायबिलिटी के सोल्यूशन के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वही रिलायबिलिटी का कोई इशू आने ही नहीं वाला है, बट सैडली दैट वाज फार फ्रॉम रियलिटी। The only sliver of hope for Ferrari was showed in 3 areas. Number 1, the car was less draggy, hence straight पे काफी अच्छी स्पीड बनाई। Number 2, pit stop performance was really good. फर्स्ट स्टिंट के एंड में डबल स्टैकिंग करने के बाद भी टीम ने दोनों अच्छे पिट स्टॉप्स करे। एंड नंबर 3 एंड माय फेवरेट, रवीन जैन की अच्छी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के हिसाब से फरारी ने Q3 के अंदर दूसरा हॉट लैप नहीं किया। हम सबको पता था कि शार्ल लेक्लेर्क अगर Q3 के अंदर दूसरा स्टिंट कर भी लेंगे तो वो मैक्स वर्स्टैपेन को पछाड़ नहीं पाएंगे। हेंस उन रवीन जैन की अच्छी समझदारी के कारण, अच्छा स्ट्रैटेजिक कॉल के कारण शार्ल लेक्लेर्क को एक नया टायर उन्होंने सेव करा और रेस स्टार्ट के ऊपर पेरेस को पिछाड़ दिया ऑन गोइंग इनटू टर्न 1। अगर पिछले सीजन को वापस एक बार देखें तो फरारी के इंजन की पुअर रिलायबिलिटी ने उनको 2022 के अंदर भी काफी खाया है। 2022 के अंदर स्पेन से चीजें खराब होती रही व्हेन शार्ल लेक्लेर्क क्रैश्ड आउट ऑफ द लीडिंग पोजीशन। तब बताया गया था कि टर्बो चार्जर और MGU-H की प्रॉब्लम है। मात्र 2 रेसों के बाद फरारी के सबसे बुरे सपने सच हुए और उनको डबल DRF करना पड़ा बाकू के अंदर। साइंस की गाड़ी खराब हुई बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक इशू और शार्ल की गाड़ी में धुआं निकलने लग गया ऑन लैप 21, जिसके कारण शार्ल को कनाडा 9th राउंड के अंदर ही बैक ऑफ द ग्रिड से चालू करना पड़ा बिकॉज ऑफ द फेलियर इन बाकू। Round 11 Austrian Grand Prix was one of the worst races for Sainz when he crashed out in the closing stages because his car bursted into flames. सारी reliability issues के कारण फरारी ने अपने इंजन का आउटपुट ही कम कर दिया, preventing them to take the advantage of the superior engine as well. Due to lack of so many dropouts and many grid penalties in the second half of the season, Ferrari couldn't resurrect. Last time 2022 के अंदर उन्होंने 4 विंस, 12 पोल पोजीशन सिक्योर करी थी और वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के अंदर सेकंड स्कोर किया था। But they also had 9 DNFs and used 11 engines between Sainz and Leclerc, Leclerc having 6 and Sainz having 5. I think 2022 का फरारी चैप्टर क्लोज करते हैं, 2023 के अंदर आते हैं. I do understand and believe the point of Frederick Vasseur when he said that a championship cannot be won or lost in the first race itself, but first race and first reliability problem is not a good sign for any of them. अगर स्ट्रिक्टली सिर्फ बहरीन ग्रांड प्री के बारे में बात करें तो दे वर फास्टर ऑन स्ट्रेट्स बिकॉज ऑफ लो ड्रैग, बट वो क्वालिफाइंग के अंदर रेड बुल से 0.3 सेकंड स्लो थे एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस कि शार्ल लेक्लेर्क Q3 के अंदर वर्स्टैपेन को हरा पाते, इसलिए उन्होंने ट्राई भी नहीं किया. दो सेविंग टायर फॉर द रेस वाज अ गुड डिसीजन व्हेन शार्ल लेक्लेर्क टुक 0.1 सेकंड लेस देन एवरीबडी एल्स ऑन द ग्रिड टू रीच 200 km/h ऑन द न्यू सॉफ्ट्स. वो पहली स्टिंट के अंदर पेरेस को पीछे रखने में कामयाब हुए, बट पहली बार हार्ड पे चेंज करने के पहले वो वर्स्टैपेन से 10 सेकंड तक पीछे थे, इवन आफ्टर हैविंग 3 लैप यंगर टायर्स. लेक्लेर्क रेड बुल की पेस से कम 1 सेकंड तक पीछे थे. परफॉर्मेंस डेफिसिट के साथ टायर डेग्रेडेशन इज अनदर बिग इशू जिसने फरारी को डरा के रखा है. Bahrain Grand Prix is a circuit where the level of degradation is the highest. It's the most abrasive circuit where traction and braking aspect is very aggressive. उनका बहरीन में टायर डेक देख के ऐसा काफी हद तक पॉसिबल है कि वो बार्सिलोना कैटालोनिया स्पेन में, सिल्वरस्टोन यूके में काफी मुश्किल फेस करेंगे बिकॉज ऑफ दिस टायर डेग्रेडेशन इटसेल्फ.
बार्सिलोना के अंदर भी काफ़ी एब्रेसिव ट्रैक सरफेस है इन कॉम्बिनेशन टू हाई एंड स्लो स्पीड कॉर्नर्स। सिल्वरस्टोन के अंदर भी काफ़ी हाई स्पीड कॉर्नर्स हैं एंड एब्रेसिव एसफल्ट सरफेस है, जिसके कारण टायर के अंदर टेम्परेचर राइज हो जाता है, हेंस टायर डिग्रेडेशन होना लाजमी है। But on the other sides, looking at the silver lining of the cloud, because of Ferrari's good straight line speed and lower drag, Ferrari can do good on long straights and fast corners and on circuits that require high level of aerodynamic efficiency and power from the car. For example, the high speed circuit like Monza in Italy and Spa-Francorchamps in Belgium and probably in Las Vegas as well. अगर रेस पेस के टेलीमेट्री चार्ट को देखें, देन मैक्स वर्स्टैपेन ने RB19 के लास्ट स्टिंट के अंदर अपनी गाड़ी को ज्यादा पुश करने की जहमत ही नहीं उठाई। वो अपना थ्रॉटल ब्रेकिंग जोन आने के लगभग 20 मीटर पहले ही उठा लेते थे और एपेक्स पे क्रूज कर जाते थे एंड अपनी गाड़ी का पीक परफॉर्मेंस बचा रहे थे। उन्होंने लास्ट स्टिंट के अंदर नेचुरल ब्रेकिंग जोन्स के अंदर भी ब्रेक प्रेशर इतना नहीं लगाया, वो बस इंजन ब्रेकिंग एंड एरोडायनेमिक्स की मदद से अपनी गाड़ी को स्लो करते थे। उन्होंने इसलिए करा ताकि वो यही ब्रेक्स एंड इंजन सीजन के अंदर काफी आगे तक लेके जाएं एंड उनके इंजन एंड ब्रेक्स का वेयर एंड टेयर कम हो। इसको कहते हैं लिफ्ट एंड कोस्ट। एंड में फरारी की प्रॉब्लम अलोंसो ने और बढ़ा दी जब उन्होंने साइंस को लास्ट ऑफ द पोडियम के लिए ओवरटेक कर लिया। 45th लैप पे जब साइंस अलोंसो से लड़ाई कर रहे थे, ओवरटेक होने से बच रहे थे, तो हमने उनको रेडियो पे ये बोलते सुना कि मैं दो में से एक ही चीज कर सकता हूं, या तो अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट कर सकता हूं अलोंसो से, और या तो टायर को इतना बचा सकता हूं कि वो रेस खत्म कर पाए। प्लस एस्टन मार्टिन मैकेनिकल ग्रिप और ब्रेकिंग जोन में इतनी शानदार है कि देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस व्हाइल गोइंग इनटू द कॉर्नर एंड दे वर अबाउट टू कोलाइड इन ईच अदर। रेस के एंड में लेक्लेक को लग रहा था कि अगर लैप 39 के ऊपर उनका इंजन इशू नहीं आता तो वो शायद अलोंसो से अपनी गाड़ी को बचा लेते और थर्ड स्टेप ऑफ द पोडियम पर खड़े होते। लैक ऑफ ग्रिप बिकॉज ऑफ टायर डिग्रेडेशन एंड पुअर परफॉर्मेंस इन द कॉर्नर के कारण मुझे नहीं लगता लेक्लेक अलोंसो से अपनी पोजीशन बचा पाते। द ओनली कंसोलेशन टू द होल रेस फॉर एटलीस्ट कार्लोस साइंस वॉज जब उन्होंने लुइस को फोर्थ पोजीशन ओवरटेक करने से बचा लिया, और वो मेरे हिसाब से मर्सिडीज की हॉरेंडस परफॉर्मेंस के कारण ज्यादा थी, ना कि फरारी के। एट दी एंड मुझे लगता है बाहरेन ग्रांड प्री इज अ वेरी स्पेसिफिक रेस ट्रैक जहां रेडबुल का टायर डिग्रेडेशन कम होने के कारण उनका परफॉर्मेंस काफी उठ गया। दैट्स व्हाई दे यूज टू सॉफ्ट एंड एवरीबडी एल्स यूज टू हार्ड्स। Anyways, I think Ferrari का tire degradation was too much in Bahrain also because the asphalt on the Bahrain surface has not redone since 2004, the first race in Bahrain. But Jeddah is a very different racetrack. It has 27 corners, one of the highest number of corners in any Formula 1 racetrack right now, but it is very technical and very fast. Hence, Ferrari probably will have some edge there because of their fast speed and low degradations. Similar to Australia as well, I think there are 14 turns and there are 4 DRS zones this year. 4 DRS zones, I'm sure Ferrari के low degradation and high speed को favor करेंगे। Ferrari को 3 जगह at most focus देना पड़ेगा। First is tire management, second is reliability, जो बाहरेन ग्रांड प्री के बाद शार्लेक लेकी गाड़ी में जो हुआ, फेडरिक वसौन ने उसके ऊपर एक बड़ी सारी कमेटी एंड बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन बैठाया फरारी के अंदर ही। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉर्नरिंग स्पीड एंड मैकेनिकल ग्रिप। अगर अपन देखें जस्ट इन द नेक्स्ट ग्रांड प्री, जेदा ग्रांड प्री, इट इज अ स्ट्रीट सर्किट, जेदा कॉर्निट सर्किट विथ 27 corners, though it's a fast and technical race track, but yes, Ferrari needs to work upon its slow and medium corners, definitely on braking. Charles Leclerc का contract 2024 तक है with a driver of capacity of Charles Leclerc. I have no ideas till when he will want to suffocate himself. I hope Ferrari comes back with an A game and which show us in the circuit of Jeddah. Anyways guys, this was my small review of Ferrari. Please tell me if I missed anything in the comment section below. Until the next time guys, please take care of yourself.